Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis, MBBS, General Physician, Consultant Physician. Today I will discuss about viral fever. वायरल फीवर क्या होता है? ठीक है, वायरल फीवर कैसे फैलता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, प्रिवेंशन क्या क्या होगा, क्या क्या टेस्ट कराते हैं वायरल फीवर में, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वायरल फीवर है या किसी और टाइप का फीवर है ना। तो इन सारी चीज़ों में हम वन बाय वन आज डील करेंगे। ओके, तो सबसे पहले वायरल फीवर भी बहुत कॉमन टाइप का फीवर होते जा रहा है, जैसा कि मोस्टली लोगों को वायरल फीवर होता है। ठीक है, जब वायरल फीवर होता है तो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में सब वन बाय वन सब देखेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए ला रहा हूँ कि वायरल फीवर सबको होते आ रहा है और मोस्ट ऑफ द पीपल को होता है। तो इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके इलाज इसमें क्या-क्या होंगे, है ना? क्या-क्या टेस्ट कराएँगे, साइन सिम्पटम सबको देखते हुए हम चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे और लोगों के बीच में अवेयर हो कि हाँ वायरल फीवर होगा तो हमें क्या-क्या करना है, क्या-क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या-क्या ट्रीटमेंट लेना है। इस चीज़ को देखते हुए हमने ये वीडियो लाया है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखिए शुरू से लास्ट तक, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी वन बाय वन। अगर आप आधा-अधूरा वीडियो देखते हैं तो या स्किप करके देखते हैं तो आपको पूरी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरा वीडियो देखिए शुरू से लास्ट तक। और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। जितने नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है एक बार आप चैनल को ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी। जो नॉन मेडिकोज़ हैं उनके लिए भी, जो मेडिकोज़ हैं उनके लिए भी, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी, सारे लोगों के लिए है। ठीक है, जितने पीपल है सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हमने डाली हुई है। चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड रखते हो, जितने भी मेडिकोज़ हों, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीएचएमएस हो, फार्मेसी हो, फिज़ियोथेरेपिस्ट हो, किसी भी टाइप के डॉक्टर हो, है ना? सबके लिए इस पे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें डली हुई है। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वायरल फीवर की बात करेंगे, ठीक है? वन बाय वन हम सबको डील करेंगे। आइए देखते हैं, वायरल फीवर क्या होता है? ये हमने कुछ पिक्स हमने डाले हैं ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, आप लोगों को और ज़्यादा पसंद आए। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि वायरल फीवर जो होता है किसकी वजह से होता है, तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, वायरल फीवर जैसे अदर फीवर होते हैं, फ्लू फीवर हो गया, डेंगू फीवर हो गया, तो जैसे ये फीवर फैलता है वैसे ही वायरल फीवर भी फैलता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है वायरल फीवर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। बिल्कुल वायरल फीवर है तो वायरल के इन्फेक्शन से ही होगा। जैसे फ्लू फीवर होता है, जैसे डेंगू फीवर होता है, उसी तरीके से ये भी फीवर फैलता है। उसके बाद यहाँ पे हमने हिंदी में लिखा है वायरल बुखार वायरस के संक्रमण होने पर होता है, जैसे कि फ्लू और डेंगू बुखार होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा अबाउट 103 फ़ारेनहाइट, इतना तक टेम्परेचर पहुँच जाएगा। अगर हम सेल्सियस में लेंगे तो 39 सेल्सियस टेम्परेचर हमारा यहाँ से पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर अबाउट 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ तक पहुँच जाएगा। वायरल बुखार शरीर का तापमान लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। उसके बाद देखते हैं वायरल फीवर यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 4 days। इन फ्यू केसेस इट कैन बी लास्ट अप टू 14 days। तो ये देखा गया है कि वायरल फीवर जो होता है यूजुअली 3 से 4 दिन तक होता है और कुछ केसेस में ये देखा गया है कि अप टू 14 डेज़ तक भी वायरल फीवर रहता है।
लेकिन यूजुअली आमतौर से 3 से 4 दिन में वायरल फीवर खत्म हो जाएगा, किसी-किसी को लंबा रहता है, ठीक है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वायरल फीवर है या क्या है? तो हम इसका टेस्ट कराएँगे, फीवर प्रोफाइल कराएँगे, तो उससे हमें डिटेल पता चलेगा। ये तो था नॉर्मल जनरल चीज़ें। अब आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि वायरल फीवर आखिर फैलता कैसे है ना? बहुत लोगों को वायरल फीवर हुआ है, तो सब लोग अपने आप में ये देखेंगे कि वायरल फीवर फैलता कैसे है, क्यों हो जाता है? तो वायरल फीवर में क्या होता है? वायरस होता है। तो वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है ना? ये सोचने वाली चीज़ें हैं, तो हम इनहेलेशन के थ्रू हमारे अंदर वायरस चला जाता है। जैसे नाक या मुँह के द्वारा शरीर के अंदर वायरस आ जाना, जैसे किसी ने छींका, है ना? किसी ने खाँसी किया, तो उसको अगर वायरल है तो वायरस है, तो उसके थ्रू हमारे अंदर आ सकता है। दूसरा फूड, हम कोई कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं, बहुत दिन का पुराना फूड खा रहे हैं, है ना? तो उससे भी वायरस हमारे जिस्म के अंदर आ जाता है। खाने के द्वारा शरीर के अंदर वायरस आ जाना। इंसेक्ट बाइट, कोई इंसेक्ट हमें बाइट किया जो वायरल इन्फेक्टेड पहले से, वो हमें बाइट किया, तो बाइट करते ही उसने हमारे जिस्म के अंदर क्या किया? वायरस को छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारे पूरे जिस्म में वायरस फैल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल फीवर हो गया। बॉडी फ्लूइड्स में जैसे किसी को वायरल डिज़ीज़ है और उसने ब्लड का ट्रांसमिशन कर दिया, है ना? किसी को ब्लड दे दिया, तो उससे हो जाता है। या यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं छींकने से, खाँसने से, है ना? और थूकने से, इस सब से वायरल फैलता है। हालाँकि जब ब्लड ट्रांसमिशन होता है, तो आपका टेस्ट होता है, जब आप पूरा स्वस्थ रहते हो, हेल्दी रहते हो, तभी ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होता है। तो मतलब एक ये कॉज़ है, और भी कई तरीके का कॉज़ है ना? तो इस सारी चीज़ों से फैलता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है? तो ट्रांसमिशन से बचने के लिए आप कहीं भी जाओ तो मास्क लगा के जाओ, इससे आपका फेस कवर होगा। कवर होने से अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, आप कहीं महफ़िल में हो, भीड़-भाड़ में हो, तो किसी को वायरल इन्फेक्शन है, तो वो खाँस रहा है, तो आपका मास्क जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना? अंदर आने नहीं देता है। तो ये अब देखते हैं, अब आ गए सिम्पटम्स। वायरल फीवर में क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, यानी लक्षण क्या-क्या होते हैं? तो सबसे पहले हमने ऊपर बताया कि वायरल फीवर में बॉडी टेम्परेचर जो हो जाता है कितना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अबाउट लगभग 103 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ हाई ग्रेड फीवर, है ना? हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार होगा, बहुत तेज़। फैटिग लगेगा आपको, थकावट जैसी फ़ील होगी, वीकनेस लगता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी टाइप का लगता है ना? हेडेक होता है, सर दर्द होगा बहुत तेज़, है ना? वोमिट, उल्टी होने लगता है, उल्टी जैसे लगने लगता है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स का जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो फूल जाता है। पेनफुल टॉन्सिल जो होता है वो थोड़ा, आप लोग भी बोल देखे होंगे, किसी को हुआ होगा, ये जो हलक होता है वहाँ पे थोड़ा दर्द टाइप का होने लगता है। जब कोई चीज़ हम निगलते हैं, स्वेल करते हैं, तो उसमें उस टाइम पेन होता है। उसके बाद रनिंग नोज़, नाक बहने लगता है, रनिंग नोज़, सोर थ्रोट, गले में खराश-खराश जैसा फ़ील होता है। आई बर्निंग, आँखों में जलन टाइप का होने लगता है। डिज़ीनेस होने लगता है, थोड़ा चक्कर टाइप का आने लगता है। मसल्स में आपको पेन होगा, बॉडी एक होने लगेगा, पूरे बॉडी में पेन रहेगा, जॉइंट में पेन रहेगा, है ना? ये सारी चीज़ें होती है। चेस्ट कंजेशन हो जाता है, ऐसा लगता है चेस्ट थोड़ा भारी-भारी सा हो गया, गले में कफ जमा हुआ है, तो उसकी वजह से कफ होने लगता है। स्किन रैशेज़, स्किन थोड़ा-थोड़ा रेड कलर का होने लगता है। समटाइम्स डायरिया देखने को मिला है, लूज़ मोशन टाइप का आपको होने लगेगा। तो ये सारा क्या था? सिम्पटम्स था, लक्षण था, है ना? तो अगर किसी को ये सारे सिम्पटम्स दिख रहे हैं बुखार आने के बाद, तो आपको होप वायरल फीवर है। तो वायरल फीवर का क्या ट्रीटमेंट होगा, मैं इसी वीडियो में आगे डील करूँगा। और आपके नियर बाय कोई डॉक्टर हो, तो आप डॉक्टर के सुपरविज़न में आप अपना ट्रीटमेंट कराओ, ताकि वो डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम सही से गाइड करेंगे,
ठीक है? या हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो हमसे भी ले सकते हो, हम भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? बेहतर होता है डॉक्टर के सुपरविज़न में आप कंसल्टेंसी लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हो गया, अब हो गया कॉजेज़, ठीक है? हमने देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो जिस्म के अंदर कैसे जाता है, सिम्पटम्स क्या-क्या है, लक्षण अब देख रहे हैं कॉज़ के आखिर कौन-कौन से वायरस की वजह से वायरल फीवर होता है, ठीक है? तो जैसे हमने देखा इन्फ्लुएंजा वायरस, इससे आपको वायरल फीवर होगा, राइनो वायरस ये भी कॉज़ करता है, डेंगू वायरस भी होता है तो डेंगू फीवर होता है, चिकनगुनिया वायरस होता है ना? इबोला वायरस से भी फीवर होने लगता है, ज़िका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, तो ये कुछ वायरसेज़ हैं जिसके ट्रांसमिशन से हमें वायरल फीवर होता है, ठीक है? अब उसके बाद वायरल फीवर का हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, है ना? कि हमें कैसे डायग्नोज़ होगा कि हमें वायरल फीवर है, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बॉडी टेम्परेचर को हम मेज़रमेंट करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा 103 डिग्री सेल्सियस के आस-पास अगर फीवर आएगा 3 टू 4 के डिग्री सेल्सियस 103 टू 104 के आस-पास होगा लगभग तो हमें वायरल फीवर होगा, उससे पता चलेगा। दूसरा हमने जो अभी इतने सारे सिम्पटम्स बताए, सिम्पटम्स को देखते हुए हम डायग्नोज़ कर सकते हैं मुझे वायरल फीवर हुआ है। कुछ फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होते हैं, ये आपको डॉक्टर्स कराएँगे। आप डॉक्टर के सुपरविज़न में जब आप ट्रीटमेंट लोगे तो वो डॉक्टर चेक करके बताते हैं देख के। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे सीबीसी हो गया, सीबीसी में इसमें ब्लड होता है, टेस्ट होता है जिसको हम देखते हुए जिसके डाटा को देखते हुए पूरा पैरामीटर को देखते हुए हम डायग्नोज़ तक पहुँचते हैं। दूसरा डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा इसमें वायरल फीवर में और सबसे लास्ट एंड मोस्ट क्या है फीवर प्रोफाइल कराएँगे तो हमें पता चलेगा हमें किस टाइप का फीवर हुआ है, ठीक है ना? तो ये सारे हमारे डायग्नोसिस के प्रोसेस थे, हम क्या-क्या चीज़ को देखते हुए हम डायग्नोसिस पे पहुँचेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लिकेशंस, वायरल फीवर होगा तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कुछ समस्याएँ आएँगी, ठीक है ना? जैसे कि आपको डिहाइड्रेशन टाइप का फ़ील होगा, अब डिहाइड्रेशन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमें कैसे आपका माउथ एकदम ड्राई-ड्राई रहेगा, ठीक है ना? तो उस केस में क्या होता है, पानी जो होता है बहुत लेना होता है। आप नॉर्मल पानी नहीं पी पा रहे हो तो इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है उसको पानी में मिक्स करके पीजिए, ठीक है? या आप शिकंजी वगैरह बना के पियो या नॉर्मल पानी पियो, है ना? या कोकोनट वाटर पियो, तो ये सब चीज़ आपको लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी दूर होगा और वीकनेस भी कम होगा, ठीक है? तो ये देखने को मिलता है, डिहाइड्रेटेड रहता है आदमी, उसके बाद हैलुसिनेशंस होने लगता है, थोड़ा भ्रम होने लगता है, नर्वस सिस्टम मालफ़ंक्शन, थोड़ा डिज़ीनेस लगने लगेगा, चक्कर टाइप का आने लगेगा, है ना? नींद टाइप का लगने लगता है। समटाइम्स अगर सीवियर कंडीशन है तो लीवर भी फ़ेल हो सकता है, लीवर भी खराब हो जाता है वायरल फीवर में। सेप्सिस भी होने लगता है, सेप्सिस का मतलब होता है ब्लड में इन्फेक्शन, तो ये जब हम सीबीसी कराएँगे कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराएँगे, तो उससे पता चलेगा सीबीसी के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि सेप्सिस जो है वो ब्लड में इन्फेक्शन कितने लेवल तक फैला है, ठीक है ना? कभी-कभी कोमा में भी चले जाते हैं पेशेंट, कभी-कभी सीज़र टाइप का भी लगने लगता है, झटके टाइप का लगने जैसे आप उठ के बैठने की कोशिश करोगे, आपको थोड़ा झटका टाइप का लगेगा, सर चकराएगा, वीकनेस लगेगा। कभी-कभी जब सीवियर लेवल पे पहुँच जाता है, तो किडनी भी फ़ेल हो सकते हैं, तो ये सारा क्या है कॉम्प्लिकेशन है। अगर सही टाइम पे डायग्नोज़ करके इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ती चली जाती है ना? पेशेंट को कभी-कभी डिलीरियम टाइप का फ़ील होने लगेगा, शॉक कभी-कभी पेशेंट को शॉक टाइप का होने लगेगा, ये सब जब सीवियर कंडीशन में आएगा तब ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि वायरल फीवर जो होता है बहुत ही खतरनाक और बहुत खराब बीमारी होती है। जैसे ही फीवर हो तो आदमी को अवेयर हो जाना चाहिए, है ना? कि हमारा सही टाइम पे डायग्नोज़ हो के ट्रीटमेंट हो जाए। आप जहाँ भी रहते हो, आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कर सकते हो, ट्रीटमेंट ले सकते हो। कभी-कभी मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं ज़्यादा दवाई लेने से, है ना? ज़्यादा सीवियर होने से, तो ये सारे क्या थे आपके कॉम्प्लिकेशंस थे, ठीक है? और अब चलते हैं वायरल फीवर ट्रीटमेंट के ऊपर अब चलते हैं, ठीक है?
तो वायरल बुखार का इलाज क्या-क्या होगा, है ना? क्या-क्या देखना है, तो वो चीज़ों को हम देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू रिलीव सिम्पटम्स एंड इनकरेज रिकवरी। सबसे पहले हम यही कोशिश करेंगे कि जितने सारे हमारे सिम्पटम्स मिल रहे हैं वायरल फीवर के टाइप से संबंधित से, तो हमें उसमें सबसे पहले सिम्पटम्स को कम करना है, ठीक है? और अपने आप को मोटिवेट करना है, जो आपके आस-पास के लोग हों, वो जो बीमार हैं, पेशेंट को मोटिवेट करें, हाँ, आप जल्दी सही हो जाओगे और सिम्पटम्स को कम करना है। तो सिम्पटम्स को कम कैसे करना है, वो हम आगे बताएँगे। उसके बाद सिम्पटम्स तो मेन कम होगा, जो भी सिम्पटम्स दिख रहा है वो दवाई लेने से होगा, है ना? उससे बचने से होगा, प्रिकॉशन लेने से होगा, वो सारी चीज़ आएगी। पानी पीने से होगा तो डिहाइड्रेशन खत्म होगा, ठीक है? ये सारा चीज़ आपको मास्क को यूज़ करना पड़ेगा, तो उससे भी आप बचोगे फर्दर इन्फेक्शन से। दूसरा होता है सपोर्टिव केयर केयर इज़ द दूसरा होता है सपोर्टिव केयर इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर वायरल फीवर, ठीक है? तो सपोर्टिव केयर हमें देना है, जो भी पेशेंट हो उसको हमें सपोर्ट करना है, मेंटली, फिज़िकली, सोशली, फाइनेंशियली, है ना? उसको सपोर्ट करना है, उसको दिलासा देना है कि हाँ, सही हो जाओगे, ट्रीटमेंट टाइम से लेने से आदमी टाइम से सही हो जाता है, इस तरीके से। और उसके खाने-पीने का जो भी चीज़ है वो मुहैया कराओ, उसको आप लाके दो, उसको वो करो। उसके बाद ये चीज़ हो गई, अब आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखते हैं, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखते हैं, द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट थेरेप्यूटिक कंपोनेंट्स, ठीक है? अब और क्या-क्या हमें करना है, तो सबसे पहला हमें पेशेंट को रेस्ट में देना है, पेशेंट को एकदम बोलना आप रेस्ट करो, कोई काम-धाम, कोई कुछ नहीं। दूसरा हाइड्रेशन को मेंटेन करना, हाइड्रेशन मतलब पानी, जिस्म के अंदर जो पानी है उसको मेंटेन करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पी सको, प्लेन वाटर पी लो तो बहुत सही है, कोकोनट वाटर पियो, इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है उसको पानी में मिक्स करके पीजिए। फिर उसके बाद आप नॉर्मल पानी नहीं पी पा रहे हो तो आप शिकंजी बना के पीजिए, कोई शरबत आता है ना? नींबू पानी घोल के पीजिए, इस तरीके से चीनी डाल लीजिए उसमें। तो आपको पानी लेना है, ठीक है ना? जूस वगैरह कोई हाइजीनिक जूस है तो वो ले सकते हो। तो हाइजीनिक जूस बाहर तो मिलेगा नहीं, अगर आपके घर मिक्सर है तो आप जूस अपना घर में निकालो और उसको आप लो, ठीक है ना? तो ये सारा चीज़ करेंगे तो इससे बॉडी का जो है पानी मेंटेन रहेगा, तो हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि पानी जिस्म का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लोग बाग अवेयर नहीं होते हैं, तो सलाइन चढ़ाना पड़ता है, फिर हॉस्पिटल में एडमिट करके फिर सलाइन चढ़ाना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए आप बेहतर है पानी-वानी पीजिए, ठीक है ना? ओआरएसएल आता है एक, आप केमिस्ट के शॉप पे जाएँगे तो सारा चीज़ अवेलेबल होता है, वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमें फ़ीवर को रिड्यूस करना है, तो फ़ीवर को रिड्यूस कैसे करना है? आप स्पॉन्जिंग करो, फ़ीवर ज़्यादा है तो उससे क्या करो, एक पानी में एक कपड़े को डाल के, कॉटन कपड़े को डाल के आप पूरे जिस्म को उसको पोंछना है ना? उसके बाद सर पे उस कपड़े को रखना है गीला करके, जिससे बॉडी का टेम्परेचर आपका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो, आप रिकवरी की तरफ बढ़ो। उसके बाद सिम्प्टोमेटिक रिलीफ़ देना है, जो भी सिम्पटम्स आ रहे हैं, जैसे खाँसी हुआ उसका मेडिसिन लेना है, बॉडी एक हो रहा है उसका मेडिसिन लेना है ना? फ़ीवर है उसका मेडिसिन लेना है, तो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ़ कराना है। और डाइट में आप बेहतर हो आप सॉफ्ट डाइट लीजिए, जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, इस सब टाइप से आप डाइट लीजिए, हल्का लाइट डाइट लीजिए। उसके बाद न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन में आपको बैलेंस्ड डाइट लेना है, फल-फ्रूट भी खाइए, घर का खाना भी लाइट डाइट खाइए, ठीक है? दूध हॉर्लिक्स अगर पी पा रहे हो, पीते हो तो दूध हॉर्लिक्स पियो, अंडे खाओ, है ना? दूध को प्लेन दूध भी पी सकते हो, अगर हॉर्लिक्स नहीं है तो ये सारा चीज़ है। ड्रिंक्स मोर फ्लूइड, जितने अभी जैसे मैंने ऊपर बताया है ना? जूस लो, पानी पियो, तो ये उसी के अंदर ये भी आता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ आप ले लो, पानी के फॉर्म में ले लो, वाटर के लिक्विड फॉर्म में लो, वो ज़्यादा आपको बेहतर होगा। फिर कुछ हम हर्बल मेडिसिन्स आते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कुछ हर्बल यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या-क्या ले सकते हैं,
है ना। फिर हम होम रेमिडीज़ की हम बात करेंगे आगे, कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट में हम क्या-क्या मेडिसिन लेंगे उसके बारे में देखना है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कि मैंने बताया ड्रिंक मोर फ्लूइड्स, जैसे आप प्लेन वाटर पियो, ग्लूकोज़ वाटर पियो, है ना, हाइजीनिक फ्रूट जूस पियो, लेमन वाटर पियो, है ना, एनर्जी ड्रिंक आते हैं वो पियो, इलेक्ट्रॉल पाउडर विद वाटर उसको मिक्स करके पियो आप, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं हर्बल मेडिसिन, कुछ हर्बल मेडिसिन आते हैं जैसे कि महासुदर्शन घनवटी करके हर्बल मेडिसिन आता है, तो वायरल फीवर में ये भी ले सकते हैं, ये भी काम करता है। केमिस्ट के शॉप पे आपको मिल जाएगा। इसका मैंने यहाँ पे पिक भी डाल दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है ना। ये कई सारे कंपनीज़ के आते हैं, बैद्यनाथ के भी आते हैं, वासु के भी आते हैं, दिव्य के भी आते हैं, तो कोई भी आप ले सकते हैं। फिर अपन देख रहे हैं कि होम रेमिडीज़ में हमें क्या-क्या देखना है, क्या-क्या कर सकते हैं वायरल फीवर को कम करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कोल्ड वाटर शॉवर और बाथ ये लेना है ना। जैसा मैंने बताया, अगर आप बाथ ले सकते हो तो बाथ लो, नहीं तो ठंडे पानी में पैर डाल के बैठो, कपड़े को गीला करके सर पे आप रखो, कपड़े को गीला करके पूरे जिस्म को, पूरे बॉडी को आप पोंछो, उससे होगा। ड्रिंक वाटर एंड जूसी, जैसे कि उसमें ऊपर हमने बताया। और हो सकता है तो टर्मेरिक पाउडर को लेके मिल्क में मिक्स करके आप एक गिलास पियो। उसके बाद मिंट टी, जिंजर ये सब आप लो। उसके बाद यूज़ ऑफ बेसिल लीव्स, है ना, बेसिल लीव्स आता है उसको आप यूज़ करके लो। अवॉइड इनटेक ऑफ हेवी एंड स्पाइसी फूड, जैसा कि मैंने बताया अभी कि आपको क्या करना है, लाइट लाइट फूड को लेना है, लाइट डाइट को लेना है, ठीक है। स्पाइसी खाना भी ये भी अवॉइड करना है वायरल फीवर के दौरान। और दलिया लो, खिचड़ी लो, इस तरीके का है ना, दाल पियो प्लेन, तो ये सब लो तो आपको रिकवर जल्दी होगे, ताकत आएगा। फिर उसके बाद हर्बल काढ़ा, काढ़ा बना के पीना है वायरल फीवर के लिए, तो उसमें कुछ ये रेमेडीज़ है कैसे करना है। 2 कप्स ऑफ वाटर, 2 गिलास वाटर लीजिए, 1 इंच जिंजर लीजिए, 4-5 लौंग लीजिए, क्लोव, 4-5 ब्लैक पेपर लीजिए जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं, 5-6 तुलसी का पत्ता लीजिए, हाफ टी स्पून हनी लीजिए, 2 इंच सिनेमन स्टिक लीजिए, ठीक है। और मुलेठी लीजिए जिसको हम बोलते हैं लिकोराइस। ये सारा लेके इसको क्या करना है, थोड़ी देर इसको गरम करना है, जैसे चाय बनाते हो ना, इसको थोड़ा उबाल लेना है, उबाल के इसको छान के ठंडा करके इसको पीना है, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ऊपर जितने थे ये सारे मेडिसिन थे अलग-अलग। अब आते हैं मेन ट्रीटमेंट पे, एलोपैथिक मेडिसिन क्या लेंगे वायरल फीवर के लिए, ठीक है। एलोपैथिक मेडिसिन फॉर वायरल फीवर, तो सबसे पहले उसमें आता है एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेना। एंटीपायरेटिक मेडिसिन उसको बोलते हैं जिससे फीवर कम होता है, ठीक है। तो उसे एंटीपायरेटिक मेडिसिन बोलते हैं। मेडिसिन फॉर रिड्यूस फीवर, बुखार कम करने वाली दवाइयाँ जो आती है उसको एंटीपायरेटिक मेडिसिन बोलते हैं। फिर एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेंगे, जो कि मेडिसिन वो होते हैं जो रनिंग नोज़, नाक चलने लगता है उसको रोकने के लिए, ठीक है ना। फिर एंटी वायरल मेडिसिन लेंगे, अब वायरल फीवर हो रहा है तो एंटी वायरल जब तक नहीं लेंगे तो वो ख़त्म होगा नहीं। फिर कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, फिर कुछ मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस आते हैं जिसमें एंटीपायरेटिक भी होगा, एंटी एलर्जिक भी होगा, एंटीबायोटिक भी होगा, ये सब मिला के वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन आते हैं। ये सब के साथ-साथ हमें मल्टीविटामिन तो लेना ही लेना है। मल्टीविटामिन इसलिए दिया जाता है कि लोगों को जल्दी ताकत आए, जल्दी रिकवर हो, है ना, जिस्म में ताकत आए, ताकत के लिए देते हैं मल्टीविटामिन। तो अब एंटीपायरेटिक मेडिसिन में हम क्या-क्या ले सकते हैं तो वो देखते हैं। पैरासिटामोल 500 एमजी का, जब हाई ग्रेड फ़ीवर हो, ज़्यादा फ़ीवर हो, 101 से ज़्यादा हो तो डोलो लीजिए, 650 एमजी का ये ले सकते हैं। 1 टैबलेट लेना है हर 6 घंटे में, ठीक है ना। देन एसओएस 6 घंटे से मतलब ये एक हमने सुबह 10 बजे लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब अगला जो लेंगे 6 घंटे के बाद लेंगे। अगर फ़ीवर ख़त्म हो जाता है तो नहीं लेंगे,
लेने के बाद फीवर फिर थोड़ी देर के लिए जाता है, फिर दोबारा आ जाता है, तो फिर हमें लेना है, ठीक है? और फिर फीवर का जैसे-जैसे गैप बढ़ता जाएगा, यानी जब-जब ज़रूरत होगी तब लेंगे। एक तो पैरासिटामोल हो गया, ये कंपोज़िशन लेंगे, या आइबुप्रोफेन लेंगे एक, या एस्पिरिन एक लेंगे, या डिक्लोफिनाक वाला एक कंपोज़िशन ले लेंगे, या एसिलोफिनाक वाला कंपोज़िशन ले लेंगे। ओआर और का मतलब होता है या तो आप पैरासिटामोल लीजिए, या आइबुप्रोफेन कंपोज़िशन वाला लीजिए, या एस्पिरिन पैरासिटामोल कंपोज़िशन वाला लीजिए, डिक्लोफिनाक पैरासिटामोल कंपोज़िशन वाला लीजिए, या एसिलोफिनाक पैरासिटामोल कंपोज़िशन वाला लीजिए, ठीक है ना? तो जो भी टैबलेट लेना है, एक ही टैबलेट लेना है, और बुखार अगर है तो फिर दोबारा लेना है 6 घंटे बाद, बुखार अगर नहीं है तो फिर नहीं लेना है। अब आते हैं कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन। एंटी एलर्जिक मेडिसिन हम इसलिए देते हैं, किसी-किसी को रनिंग नोज़ आने लगता है, नाक बहने लगता है बहुत सीवियर, तो उस केसेज़ में हम देते हैं। तो इसमें आता है एंटी हिस्टामाइन्स, है ना? जैसे सिट्रीज़िन हो गया, या लिवोसिट्रीज़िन लेना है, या लिवोरिड लेना है, या फेनिरामाइन लेना है, या डायफिनाइल लेना है, या मोंटेलुकास्ट लेना है, या फेक्सोफेनाडाइन लेना है, ठीक है? ये सारे मेडिसिन में कोई एक लेना है जो उस टाइम अवेलेबल हो, केमिस्ट पे वो ले सकते हैं। तो ज़्यादातर यूज़ हम लोग एज़ अ डॉक्टर 3 चीज़ का ज़्यादा करते हैं, प्रिस्क्राइब एक तो या तो सिट्राज़िन करते हैं, या लिवोसिट्राज़िन करते हैं, या मोंटेलुकास्ट करते हैं। ये 3 का ज़्यादा प्रिस्क्राइब होता है, तो आपको केमिस्ट शॉप पे ये तीनों मिल जाएगा। अब डोज़ की बात करेंगे कि आपको लेना है तो कितने-कितने डोज़ में लेना है। अगर टैबलेट सिट्राज़िन ले रहे हो, या लिवोसिट्राज़िन ले रहे हो, ये मार्केट में 10 एमजी का आता है जो कि ओडी लेना है। एडल्ट के लिए 1 टैबलेट 10 एमजी का ओडी लेना है दिन में 1 बार। अगर 1 टैबलेट से ही रनिंग नोज़ रुक गया तो फिर दोबारा नहीं लेना है, ठीक है ना? अब बच्चा है 5 टू डोज़ फॉर 5 टू 10 इयर्स, 5 से 10 साल वाले बच्चे के लिए है, तो टैबलेट 5 एमजी का अगर मार्केट में अवेलेबल है तो 5 एमजी का सिट्राज़िन ले लेना है, लिवोसिट्राज़िन नहीं तो 10 एमजी वाला लेना है, उसको हाफ आधा तोड़ के देना है, वो दिन में 1 ही बार देना है। अगर इतने से ही खत्म हो जाए न रनिंग नोज़ तो फिर नहीं देना है। फिर आता है डोज़ फॉर 6 टू 24 मंथ, यानी 6 मंथ से 2 साल के बच्चों के लिए उसको हम टैबलेट नहीं देते हैं, उसको हम सिरप देते हैं। तो 2.5 एमएल का हमें सिरप देना है दिन में 2 बार, बीडी मतलब होता है दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम, ठीक है? ये हो गया एक। और अगर ये लो नहीं तो फिर हम टैबलेट मोंटेलुकास्ट की अपन बात करेंगे। अगर मोंटेलुकास्ट ले रहे हैं तो एडल्ट डोज़ में वही है, 1 टैबलेट लेना है 10 एमजी का, दिन में 1 बार लेना है ओडी। फिर डोज़ फॉर 5 टू 10 इयर्स, उसमें क्या देखना है, 5 एमजी का लेना है, 1 टैबलेट देना है उस बच्चे को, दिन में 1 बार देना है। फिर डोज़ फॉर 6 टू 24 मंथ, है ना? 6 से 24 महीने का बच्चा है, तो ये सिरप के फॉर्म में आता है मोंटेलुकास्ट, वो लेना है, 2.5 एमएल देना है, दिन में 2 बार देना है, ठीक है? तो ये था वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन। अब उसके बाद एंटी वायरल मेडिसिन जो है वो क्या है, वो क्या लेना है, तो अब वायरल फीवर है तो एंटी वायरल मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है? तो हम अभी उसकी बात करेंगे। तो इसमें आता है ओसेल्टामिविर जो कि 75 एमजी का होता है, ठीक है ना? तो आपको किस केमिस्ट के शॉप पे जाएँगे तो आपको ये दवाई मिल जाएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ एज़ अ डॉक्टर ही मैं बता रहा हूँ, बाकी आप अपने नियरेस्ट आप जहाँ पे रह रहे हो नियर बाय डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, जो जनरल फिजिशियन हो, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। डॉक्टर के सुपरविज़न में लेंगे तो बढ़िया से गाइड करेंगे, और हमसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो हम भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, आप हमसे भी ले सकते हो, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आ गया एंटीवायरल मेडिसिन। एंटीवायरल मेडिसिन में ओसेल्टामिविर आता है जो कि 75 एमजी का होता है, ठीक है? एडल्ट डोज़ क्या होता है, 75 एमजी का, है ना? डोज़ लेना है, दिन में 2 बार लेना है, एक-एक टैबलेट 5 डेज़ के लिए, यानी 75 एमजी का 1 टैबलेट सुबह लेना है, 1 टैबलेट शाम में लेना है, दिन में 2 बार लेना है, ठीक है ना? एक-एक। तो इसका हमने यहाँ पे पिक्चर डाला हुआ है इमेज, ताकि आपको और थोड़ा रिलीफ हो, आसानी हो देखने में, इस नेम से आता है, ठीक है ना? आप जाएँगे इस टाइप का होता है मेडिसिन, टैबलेट आप ले सकते हो।
फिर ये तो वो सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, ठीक है ना, कि आप जल्दी रिकवर हो जाओ। तो एंटीबायोटिक में क्या-क्या दे सकते हैं, तो यहाँ पे देख लो, है ना, सिफिक्सिमीन दे सकते हैं, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है ये, जैसे सिफिक्सिमीन हो गया, सिफिजिम हो गया, है ना, सिफाडोक्सिल हो गया, या एजिथ्रोमाइसिन देंगे, या क्लेरिथ्रोमाइसिन देंगे। ये आता है आपका मैक्रोलाइड्स ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है, या पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया या अमोक्सिसिलिन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी एंटीबायोटिक हम ले सकते हैं। बट अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं तो वो एमोक्सिसिलिन ले, उनके लिए सेफ होता है, या एजिथ्रोमाइसिन ले, ये दोनों उनके लिए सेफ होता है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए, ठीक है। और नॉर्मल आदमी है, कोई कुछ नहीं है, तो कोई सा भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी डोज की हम बात करेंगे, तो सीवियर है तो 650 mg का भी आता है और 500 mg का भी आता है, तो आप दोनों में कोई ले सकते हैं। बाकी जो मार्केट में अवेलेबल होता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है ना। या तो 400 mg का भी ले सकते हैं, 500 का भी ले सकते हैं, 650 का भी ले सकते हैं, 700 mg का भी ले सकते हैं। तो वो सीवियरिटी ऑफ केस के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा दें। तो सिफिक्सिम या सिफाडोक्सिल लेंगे तो 400 mg इनफ होता है, एजिथ्रोमाइसिन लेंगे तो 650 mg ले लीजिए, और डॉक्सीसाइक्लिन या एमोक्सिसिलिन लेना है तो 500 mg ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन की हम बात करेंगे, ये तो सेपरेट था। अब कॉम्बिनेशन के साथ हम बात करेंगे, अगर हम अलग-अलग नहीं दे सकते हैं तो ऐसा मेडिसिन हम लें जिसमें पेन किलर भी हो, एंटी पायरेटिक भी हो, है ना, और एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी कंपोजिशन उसमें मिला हो। तो टैबलेट आता है एसिलोफिलैक प्लस पैरासीटामोल प्लस जोजाजोन के नेम से एक आता है, ये कंपोजिशन है। इस तीनों कंपोजिशन का आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ हमने इमेज डाला हुआ है। तो एक टैबलेट लेना है BD फॉर 3 डेज, यानी एक सुबह लेना है, एक टैबलेट शाम में लेना है 3 दिन तक, ठीक है। अगर आप अलग नहीं ले सकते हो, एंटीपायरेटिक अलग, एंटी एलर्जिक अलग, एंटीबायोटिक अलग, तो आप सब कंपोजिशन के साथ ले लो, तो इस नेम से आता है, आप देख सकते हो। या दूसरा कंपोजिशन आता है टैबलेट डिक्लोफिनाक, पैरासीटामोल और क्लोरजोजाजोन के नेम से आता है, ठीक है। ये आप ले सकते हो, इसका भी इमेज हमने डाला हुआ है। तो 1 टैबलेट लेना है BD फॉर 3 डेज, यानी एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम लेना है, 3 दिन तक लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टैबलेट चेस्टोन कोल्ड करके आता है, ठीक है। इसका कंपोजिशन, इसमें भी एक टैबलेट लेना है BD फॉर 3 डेज, यानी एक टैबलेट आपको सुबह लेना है, एक टैबलेट आपको शाम में लेना है, ठीक है। इसका कंपोजिशन आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है, एंटी एलर्जिक भी है ना, सिट्रिजिन, डाहाइड्रोक्लोराइड और फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल, तीन ग्रुप का इसमें मेडिसिन कंबाइन दिया हुआ है, तो आप ये भी ले सकते हो। या एक टैबलेट आता है टैबलेट ओकासेट कोल्ड करके आता है, ये भी 1 टैबलेट लेना है BD फॉर 3 डेज, ठीक है। जिसका कंपोजिशन हम यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने, टैबलेट सिट्रिजिन डाहाइड्रोक्लोराइड प्लस फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल, इस नेम से आता है, वो हम ले सकते हैं। या वो भी नहीं लेना है तो ये ओ और मतलब होता है, या तो वो लीजिए, कोई एक ही लेना है एक टाइम पे, ठीक है ना। या टैबलेट ली सेट एम के नेम से आता है मार्केट में, इसमें ये भी 1 टैबलेट लेना है BD फॉर 3 डेज, है ना, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम में लेना है BD। इसका कंपोजिशन यही है, लिवोसिट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट के इसमें होता है, ठीक है ना। ये स्पेलिंग गलत हो गया, मोंटेलुकास्ट होगा, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो ये सारे मेडिसिन हो गए जो कि कंबाइंड फॉर्म में आता है। तो ये सारा मेडिसिन हो गया। अब हम लोग ताकत के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि मल्टीविटामिन के नेम से ले सकते हैं कोई भी। और इसमें अगर हम यहाँ से देखें तो टैबलेट सुप्राडीन करके आता है, डेली एक टैबलेट लेना होता है। और कोई भी मल्टीविटामिन मिनिमम 20 डेज के लिए लेते हैं, ठीक है ना। मिनिमम कम से कम 20 डेज के लिए मल्टीविटामिन लेना है।
और 1 मंथ के लिए ले लो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना? मल्टीविटामिन तो आज के डेट में हर किसी को लेना चाहिए, हर 2-3 महीने के गैप में, 3-4 महीने के गैप में 1 महीना मल्टीविटामिन खाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, यहाँ पे एक्सुप्राडीन के नेम से आता है, ये भी आप बोलेंगे तो मार्केट में मिल जाएगा। 1 टैबलेट लेना है ओडी, यानी 1 टैबलेट 1 दिन में 1 बार लेना है, 20 डेज़ मिनिमम लेना है। तो मल्टीविटामिन मेनली हम प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो नाइट में बोलते हैं लेने के लिए मल्टीविटामिन, ठीक है? कि आप रात में खाना-वाना खा लो, मल्टीविटामिन लेके सो जाओ, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है? ये हमने यहाँ पे इमेज डाला हुआ है, ये आप इमेज देख सकते हैं। तो ये तो सारा ऊपर क्या था, मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या था। अब हम हम क्या-क्या प्रिवेंशन हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हाइजीन को मेंटेन करना है, वायरल फीवर है, जैसा कि मैंने कॉज़ेटिव ऑर्गेनिज़्म में बताया, इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, किसी भी वायरस से हो रहा है तो उसका वैक्सीन लेना है, ठीक है ना? जब आप ठीक हो जाओ, तो आप जाके वैक्सीन ले लो, ठीक है ना? उसके बाद मॉस्किटो को कंट्रोल करना है, ठीक है ना? ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मॉस्किटो से भी बहुत सारा बीमारी फैलता है। तो हाइजीन मेंटेन करना है, वैक्सीनेशन लेना है और मॉस्किटो को कंट्रोल करना है, ठीक है? तो ये सारा क्या था, वायरल फीवर के बारे में हमने यहाँ पे डील किया। अब अगर किसी को कोई क्वेरीज़ आती है तो हमें आप मेल आईडी हमने दिया हुआ है, मेल पे आप हमें मेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, या मैं अपना नंबर बता रहा हूँ 7678353409, आप हमें इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो अपने नाम के साथ, लोकेशन के साथ, और हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहो तो हम भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? तो ये सारा सिम्पटम्स डायग्नोस क्या-क्या था, तो आप अपने से कोरिलेट करो, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको लग रहा है हाँ, ये चीज़ें हैं, तो आप फ़ौरन मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, नियर बाय जो भी आपके हों, तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है? आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी मैक्सिमम मैंने कोशिश करी देने की। बाकी जितने नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप एक बार चैनल को विज़िट करिए, आपको बहुत काम की चीज़ें वहाँ पे मिलेगी, डेली लाइफ़ से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, मेडिकोज़ हो तो उससे रिलेटेड, नॉन मेडिकोज़ हो उनके भी लिए है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने डाली हुई है अपने चैनल पे, एट लीस्ट एक बार चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए, और विज़िट करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का आप हिट कीजिए आपके फर्दर नोटिफ़िकेशन के लिए, ठीक है? इस चीज़ों का ख़्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और इस टाइप के वीडियो हमें अपलोड करने में इंटरेस्ट आएगा। वन बाय वन मैं बहुत सारी चीज़ों पे वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है? अभी तो वायरल फीवर था, बहुत चीज़ें चल रही है, प्रिपेयर हो रहा है, तो उस पे हम वन बाय वन करके लेके आएँगे। तो आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू सो मच।